नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आपने कभी सोचा है कि ब्रिटिश राज सिर्फ ताकत के बल पर ही नहीं बल्कि आम भारतीयों की जिंदगी, उनकी जमीन, जंगल, समाज सब कुछ बदलकर कैसे टिका? हाँ, और सोचने वाली बात यह है कि क्या उस बदलाव को भारतीयों ने चुपचाप सह लिया? बिल्कुल नहीं। और आज हम गोता लगाने वाले हैं उन्हीं संघर्षों की कहानियों में, उन अनगिनत विद्रोहों और आंदोलनों की दास्तानों में जिन्हें इतिहास की किताबों में अक्सर बस कुछ पंक्तियों में समेट दिया जाता है। जी हाँ, अंग्रेजों के दस्तावेजों में इन संघर्षों को अक्सर फितूरी, हूल, डिंग, उलगुलान जैसे नाम दिए गए। मैं दोहराती हूँ, फितूरी, हूल, डिंग, उलगुलान। ऐसा लगता है मानो ये सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्याएं हों। पर असल में ये शब्द औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ आम लोगों, किसानों और खासकर आदिवासियों की बुलंद आवाज थे। उनकी पीड़ा, उनके गुस्से का इजहार थे। और इसी आवाज को, इसी संघर्ष को गहराई से समझने के लिए आज का हमारा आधार है इग्नू का स्टडी मटेरियल यूनिट 31, जिसका शीर्षक है पॉपुलर प्रोटेस्ट्स एंड सोशल स्ट्रक्चर्स। ये यूनिट हमें औपनिवेशिक भारत में हुए लोकप्रिय विरोधों और उनके पीछे काम कर रही सामाजिक संरचनाओं को समझने में मदद करेगी। और यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से देखें तो ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, खासकर जीएस पेपर 1 आधुनिक भारतीय इतिहास और भारतीय समाज वाला हिस्सा। बिल्कुल। ये आपको न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम की एक गहरी जमीनी समझ देगा बल्कि सामाजिक आंदोलनों के पैटर्न, उनके कारणों और औपनिवेशिक नीतियों के दूरगामी प्रभावों को समझने में भी मदद करेगा। तो इस गहन चर्चा से श्रोतागण क्या सीखेंगे? हम देखेंगे कि अलग-अलग इतिहासकार इन विद्रोहों को किस नजरिए से देखते हैं। उपनिवेशवाद से पहले भारतीय समाज कैसा था? अंग्रेजों ने आकर उसमें क्या उथल-पुथल मचाई? हाँ, और फिर इन विद्रोहों की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? और कुछ प्रमुख विद्रोहों जैसे कोल, संथाल, मुंडा, मोपला विद्रोहों का हम विस्तृत विश्लेषण भी करेंगे। जानेंगे कि कैसे जमीनी स्तर पर लोगों ने शोषण का सामना किया, उसका विरोध किया। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 31 के पहले हिस्से से। 31.1 इतिहास लेखन प्रवृत्तियां, यानी हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेंड्स। मतलब इन विद्रोहों को इतिहासकारों ने कैसे देखा और समझा है। हाँ, ये जरूरी है समझना कि इतिहास कोई एक कहानी नहीं है, बल्कि उसे देखने के कई नजरिए होते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो साम्राज्यवादी इतिहासकार थे। उनका नजरिया तो आप जानते ही हैं। वो मानते थे कि ब्रिटिश शासन भारत के भले के लिए है, तो वो इन विद्रोहों को ज्यादातर कानून व्यवस्था की समस्या या पिछड़े लोगों की बर्बर हरकत मानते थे। शोषण की बात तो वो करते ही नहीं थे। अच्छा, मतलब वो मूल कारण को नजरअंदाज कर देते थे। फिर राष्ट्रवादी इतिहासकार आए होंगे? हाँ, राष्ट्रवादी इतिहासकार आए। शुरुआती दौर में उनका ध्यान ज्यादातर कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं पर केंद्रित रहा। इन जनविद्रोहों को उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती उदाहरणों के तौर पर देखा, पर कई बार उनकी गहराई में नहीं गए। बाद के राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अवश्य इसकी आलोचना भी की। और मार्क्सवादी नजरिया, वो कैसे देखता है इन विद्रोहों को? मार्क्सवादी इतिहासकारों ने उत्पादन के तरीके, यानी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, और सामाजिक भेदभाव पर जोर दिया। उन्होंने देखा कि कैसे औपनिवेशिक नीतियों ने पुरानी आर्थिक व्यवस्था को तोड़ा और नए तरह के वर्ग संघर्ष पैदा किए। शाहिद अमीन जैसे इतिहासकारों ने किसानों के नजरिए को समझने की कोशिश की। और फिर आते हैं निम्नवर्गीय अध्ययन यानी सबर्टन स्टडीज वाले इतिहासकार। रंजीत गुहा का नाम इसमें बहुत अहम है ना? जी हाँ, रंजीत गुहा का काम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने तर्क दिया कि किसानों और आदिवासियों की अपनी चेतना थी, अपनी राजनीति थी, जिसे अभिजात वर्ग के इतिहास लेखन ने दबा दिया था। उन्होंने कहा कि हमें सरकारी दस्तावेजों को बहुत ध्यान से उनकी पंक्तियों के बीच पढ़ना होगा ताकि विद्रोहियों की असली आवाज सुनाई दे। ये बहुत दिलचस्प बात है। मतलब सरकारी रिपोर्ट जो कहती है उसे जस का तस नहीं मान लेना है। बिल्कुल नहीं। गुहा ने शक्ति प्रवचन, पावर डिस्कोर्स की बात की कि कैसे शासक वर्ग अपनी भाषा और अपने रिकॉर्ड्स के जरिए सच को नियंत्रित करता है। उन्होंने नकारात्मक चेतना, नेगेटिव कॉन्शियसनेस का विचार दिया कि हो सकता है विद्रोहियों के पास भविष्य का कोई साफ नक्शा ना हो, पर उन्हें ये पता था कि मौजूदा व्यवस्था गलत है और इसे उखाड़ फेंकना है।
और फिर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े इतिहासकारों का भी जिक्र है। हाँ, ज्ञानेंद्र पांडे, कपिल कुमार, मृदुला मुखर्जी जैसे इतिहासकारों ने देखा कि कैसे ये स्थानीय विद्रोह धीरे धीरे बड़े राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े। गांधी जी या कम्युनिस्ट पार्टियों की क्या भूमिका रही, कैसे किसानों की चेतना विकसित हुई। अच्छा, एक और नजरिया है पर्यावरणीय इतिहास का, रामचंद्र गुहा और माधव गाडगिल। ये क्या है? ये नजरिया इस बात पर जोर देता है कि कैसे औपनिवेशिक शासन ने संसाधनों के उपयोग का तरीका बदल दिया, खासकर जंगलों का। उन्होंने दिखाया कि कैसे आदिवासी समुदाय जो सदियों से जंगलों पर निर्भर थे, इकोसिस्टम पीपल, उन्हें औपनिवेशिक वानिकी नीतियों ने उजाड़ दिया। ये वन कानून विद्रोहों का एक बड़ा कारण बने। हाँ, ये वन कानूनों वाली बात आगे और विस्तार से आएगी। अब इन आंदोलनों को वर्गीकरण करने की भी कोशिशें हुई हैं। कैथलीन गफ, हॉब्सबॉम, के सुरेश सिंह, स्टीफन फुक्स। जी हाँ, समझने के लिए वर्गीकरण जरूरी हो जाता है। जैसे कैथलीन गफ ने आंदोलनों को पुनर्स्थानात्मक यानी पुरानी व्यवस्था वापस लाने वाले और परिवर्तनकारी यानी नई व्यवस्था बनाने वाले, इन 2 श्रेणियों में बांटा। अच्छा, रिस्टोरेटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव। फिर एरिक हॉब्सबॉम का सोशल बैंडिट्री का सिद्धांत है। वो कहते हैं कि कुछ विद्रोह जिन्हें अंग्रेज डाका या अपराध मानते थे, असल में वो सामाजिक विरोध का एक आदिम रूप थे, जहां लोग अमीरों या शोषकों को लूटकर गरीबों की मदद करते थे, एक तरह के रॉबिन हुड जैसे। सोशल बैंडिट्री। और के सुरेश सिंह? के सुरेश सिंह, जिन्होंने आदिवासी आंदोलनों पर बहुत काम किया, उन्होंने दिखाया कि कैसे इन आंदोलनों का स्वरूप समय के साथ बदलता गया, कैसे बाहरी दुनिया के संपर्क में आने से उनकी चेतना और लक्ष्य बदले। और स्टीफन फुक्स ने मिलनरेरियनिज्म यानी मसीहाई आंदोलनों की बात की। हाँ, उन्होंने बताया कि कई आदिवासी विद्रोहों में एक करिश्माई नेता उभरता था जो दावा करता था कि उसे दैवीय शक्ति प्राप्त है और वो एक स्वर्ण युग लाएगा जहां सारे दुख दूर हो जाएंगे। बिरसा मुंडा का आंदोलन इसका एक बड़ा उदाहरण है। तो ये थे विभिन्न ऐतिहासिक दृष्टिकोण। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 31.2 पर, पूर्व औपनिवेशिक समाज की प्रमुख विशेषताएं, यानी अंग्रेजों के आने से पहले का भारत कैसा था। हाँ, ये समझना जरूरी है कि अंग्रेज किसी स्थिर अपरिवर्तनशील समाज में नहीं आए थे। अक्सर गांवों को छोटे गणराज्य कह दिया जाता है, पर ऐसा नहीं था। समाज गतिशील था। क्या मतलब गतिशील से? मतलब समाज में बदलाव हो रहे थे। अर्थव्यवस्था का आधार भू राजस्व था, लेकिन शहरों और गांवों के बीच मजबूत रिश्ते थे, व्यापार था। राजनीतिक रूप से भी उथल-पुथल थी। मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, नए क्षेत्रीय राज्य उभर रहे थे, गुर्जर और जाट जैसे समुदाय अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। और जमीन पर अधिकार किसके पास थे? क्या सब किसान मालिक थे? नहीं, जमींदारी व्यवस्था थी। इसमें कई परतें थीं, बड़े जमींदार, छोटे जमींदार, जिन्हें प्राथमिक और माध्यमिक कहा गया है। कुछ इलाकों में भाईचारा समुदाय थे, जैसे जाटों में, जहां जमीन पर सामूहिक या पारिवारिक अधिकार ज्यादा थे। और सामाजिक व्यवस्था? जजमानी प्रथा का जिक्र है। हाँ, जजमानी व्यवस्था गांवों में उत्पादन और सेवाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण तरीका थी। इसमें विभिन्न जातियां वंशानुगत रूप से एक दूसरे को अपनी सेवाएं देती थीं और बदले में उन्हें अनाज या जमीन का हिस्सा मिलता था। ये सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक संबंधों का भी ताना बाना था। और जाति व्यवस्था, क्या वो बहुत कठोर थी? जाति व्यवस्था निश्चित रूप से समाज का एक अहम हिस्सा थी और उसमें कठोरता भी थी। लेकिन जैसा M.N. श्रीनिवास जैसे समाजशास्त्रियों ने दिखाया है, उसमें कुछ हद तक गतिशीलता भी थी। जातियां विशेषज्ञता से जुड़ी थीं। अलग अलग क्षेत्रों में इसका स्वरूप थोड़ा भिन्न था, जैसे बिहार या दक्षिण भारत में। और आदिवासी क्षेत्रों का क्या? वो इस व्यवस्था से अलग थे? हाँ, आदिवासी क्षेत्रों की अपनी अलग सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी। जमीन पर उनके दावे पारंपरिक थे, समुदाय आधारित थे। उनकी जीवन शैली शिकार, संग्रहण और झूम खेती, शिफ्टिंग कल्चरेशन पर निर्भर थी। हालांकि वो पूरी तरह से अलग थलग नहीं थे। मैदानी इलाकों के किसानों और कारीगरों के साथ उनका आदान प्रदान भी होता था, जैसे महाराष्ट्र में कुंबी और गावली या कर्नाटक के उदाहरण दिखाते हैं। लेकिन समाज में भेदभाव तो था ही, है ना? जी, जाति और वर्ग के आधार पर। बिल्कुल। जाति और वर्ग का रिश्ता जटिल था। प्रभुत्व और अधीनता के अपने नैतिक कोड थे। पितृसत्ता बहुत मजबूत थी।
पहनावा, भाषा, रीति रिवाज, यहाँ तक कि छोटे छोटे प्रतीक भी सामाजिक हैसियत तय करते थे। लोगन ने मालाबार का जो विवरण दिया है या गुजरात में महार समुदाय की स्थिति, ये सब गहरे सामाजिक भेदभाव को दर्शाते हैं। और लोगों की सोच, उनके विश्वास, धर्म, स्थानीय देवी देवता, अंधविश्वास, रीति रिवाज लोगों के जीवन का अभिन्न अंग थे। शिक्षा बहुत सीमित थी, खासकर औपचारिक शिक्षा। तो कुल मिलाकर अंग्रेजों के आने से पहले का भारतीय समाज एक जटिल, बहुस्तरीय और गतिशील समाज था, जिसमें अपनी आंतरिक संरचनाएं, तनाव और बदलाव मौजूद थे। ठीक है, तो ये थी पूर्व औपनिवेशिक समाज की तस्वीर। अब आते हैं सेक्शन 31.3 पर, औपनिवेशिक शासन और समाज में दरारें। अंग्रेजों के आने से क्या और कैसे टूटा? हाँ, यहीं से कहानी में बड़ा मोड़ आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी, पर धीरे धीरे उसने शासन पर कब्जा कर लिया। इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों ने इसके अलग अलग चरण बताए हैं। उनका मुख्य मकसद क्या था? मुख्य मकसद था भारत के संसाधनों का अधिकतम दोहन। इसके लिए उन्होंने एक दमनकारी विचारधारा भी विकसित की, जो भारतीयों को असभ्य और शासन के लिए अयोग्य मानती थी। ईसाई धर्म के प्रचार को भी बढ़ावा दिया गया, और इस सब को लागू करने के लिए उन्होंने अपना प्रशासन, पुलिस और सेना का जाल बिछाया। असंतोष तो शुरू से ही पनपने लगा होगा। बिल्कुल, जैसे बंगाल में द्वैध शासन 1765-72 के दौरान भयानक लूट और अकाल पड़ा। स्थानीय शासकों और अभिजात वर्ग को हटाया गया, जिससे उनके समर्थक नाराज हुए। ये शुरुआती कारण थे। लेकिन सबसे बड़ा असर शायद भूराजस्व प्रणालियों का पड़ा। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया। याद रखिए, कॉर्नवालिस 1793। ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था एक निश्चित और नियमित लगान सुनिश्चित करना और जमींदारों के रूप में एक वफादार वर्ग तैयार करना। जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया, बस उन्हें एक तय रकम सरकार को देनी होती थी। पर इसका किसानों पर क्या असर पड़ा? किसानों के अधिकार खत्म हो गए। वो जमींदार की दया पर आश्रित हो गए। जमींदार ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलने लगे, क्योंकि सरकार का हिस्सा तो तय था। कई पुराने जमींदार भी बदल गए, क्योंकि अगर वो समय पर लगान नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमींदारी नीलाम हो जाती थी। बाप रे, मतलब पूरी व्यवस्था ही उलट-पुलट हो गई। अब रैयतवाड़ी, ये कहाँ और कैसे लागू हुई? रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो जैसे अधिकारियों ने मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की। मैं दोहराती हूँ, मुनरो, मद्रास। यहाँ सिद्धांत ये था कि सरकार सीधे रैयत यानी किसान से लगान वसूलेगी, बीच में जमींदार नहीं होगा। सुनने में तो ये किसानों के लिए बेहतर लगता है। हाँ, सिद्धांत में, पर असल में ऐसा हुआ नहीं। लगान की दरें बहुत ऊंची थीं और नियमित रूप से बढ़ाई जाती थीं। किसान सीधे सरकार के कठोर अधिकारियों के चंगुल में फंस गए। जरा सी फसल खराब हुई या दाम गिरे तो किसान लगान नहीं चुका पाता था और कर्ज के जाल में फंस जाता था। तो ये सीधा संबंध का भ्रम ही ज्यादा था। अच्छा, और तीसरी थी महालवाड़ी व्यवस्था। जी, महालवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय लगभग 1835 के आसपास उत्तर पश्चिमी प्रांत, आज का पश्चिमी यूपी और पंजाब जैसे इलाकों में लागू हुई। फिर से बेंटिंग 1835, उत्तर पश्चिमी प्रांत पंजाब। इसमें क्या था? इसमें पूरे महाल यानी गांव या गांव समूह को एक इकाई माना गया। लगान पूरे गांव समुदाय से इकट्ठा वसूला जाता था, जिसका जिम्मा गांव के मुखिया या लंबरदार पर होता था। यहाँ भी लगान की दरें बहुत ऊंची थीं और जमीन पर सामुदायिक अधिकारों को कमजोर किया गया। तो तीनों ही व्यवस्थाओं ने कुल मिलाकर किसानों की हालत खराब की, कर्ज बढ़ाया। बिल्कुल। इन व्यवस्थाओं के साथ साथ कृषि पर और भी असर पड़े। जैसे पंजाब में नहर उपनिवेशीकरण हुआ। नई नहरें बनी, पर जमीनें अक्सर बाहरी लोगों या सरकार के वफादारों को मिली। अंग्रेजों ने अपने समाजशास्त्र के हिसाब से जमींदारी जैसी संस्थाओं को और बढ़ावा दिया। और बाजार का दखल, व्यापारिक फसलों की खेती। हाँ, कृषि का जबरदस्त व्यावसायीकरण हुआ। किसानों को नील, कपास, गन्ना जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया, ताकि इंग्लैंड के कारखानों को कच्चा माल मिले। इससे किसान बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर हो गए। और इसी से कर्ज का जाल और गहरा हुआ होगा। साहूकारों की भूमिका बड़ी होगी। निश्चित रूप से।
नए साहूकार और व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। पुराने जमींदार भी कई बार साहूकार बन गए। किसान जब लगान या जरूरत के लिए कर्ज लेता तो ब्याज की दरें बहुत ऊंची होती थीं। अंग्रेजी कानूनी व्यवस्था भी जटिल थी, जिसका फायदा अक्सर साहूकार ही उठाते थे और किसानों की जमीनें हड़प लेते थे। और आदिवासी क्षेत्रों में दिकू का प्रवेश, ये दिकू कौन थे? दिकू, ये शब्द याद रखिए, दिकू। ये बाहरी लोगों के लिए इस्तेमाल होता था, व्यापारी, साहूकार, ठेकेदार, जमींदार के एजेंट। इन भू राजस्व और बाजार व्यवस्थाओं के साथ ये लोग आदिवासी इलाकों में घुस गए। उन्होंने आदिवासियों की जमीनें छीनी, उन्हें कर्ज के जाल में फंसाया, उनका शोषण किया। ये आदिवासी विद्रोहों का एक मुख्य कारण बना। कृषि के अलावा उद्योगों पर क्या असर पड़ा? औद्योगिकरण की बात होती है। हाँ, ये भी एक बड़ा पहलू है। इंग्लैंड के मशीनी माल के आने से भारत के पारंपरिक ग्रामीण उद्योग जैसे कपड़ा बुनाई वो तबाह हो गए। लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए। वो या तो खेतीहर मजदूर बन गए या शहरों की तरफ भागे। इससे गांवों की आत्मनिर्भरता टूटी और जजमानी व्यवस्था भी कमजोर पड़ गई। और फिर वो वन कानून जिनका जिक्र पहले आया था, 1865 और 1878 के अधिनियम। जी, 1865 में पहला अधिनियम आया और फिर 1878 का भारतीय वन अधिनियम, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878। इसे फिर से याद रखें, 1878। इसने जंगलों पर राज्य का स्वामित्व स्थापित कर दिया। जंगलों को आरक्षित, रिजर्व्ड और संरक्षित प्रोटेक्टेड श्रेणियों में बांट दिया गया। इसका आदिवासियों पर क्या असर हुआ? विनाशकारी असर हुआ। उनके पारंपरिक अधिकार जैसे जंगल से लकड़ी लेना, शिकार करना, अपने पशु चराना और सबसे महत्वपूर्ण झूम खेती करना, इन सब पर रोक लगा दी गई या उन्हें बहुत सीमित कर दिया गया। जंगल अब सरकार की संपत्ति थे, जिनका इस्तेमाल रेलवे स्लीपर बनाने, जहाज निर्माण या बागान अर्थव्यवस्था के लिए होना था। मतलब उनकी पूरी जीवन शैली ही खतरे में पड़ गई। बिल्कुल। और ये सब रिकॉर्ड के शासन, रूल ऑफ रिकॉर्ड के तहत किया गया। आदिवासियों के पारंपरिक अलिखित अधिकार कोई मायने नहीं रखते थे। इस अन्याय ने आदिवासी समुदायों में भारी रोष पैदा किया। तो इन सब बदलावों पर समाज की प्रतिक्रियाएं क्या रहीं? प्रतिक्रियाएं अलग अलग समूहों की अलग अलग थीं। जिन शासकों या अभिजात वर्ग को हटाया गया था, उन्हें कुछ लोगों का समर्थन मिला। आदिवासी समुदायों ने अपने तरीकों से प्रतिरोध किया। धीरे धीरे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों और फिर राष्ट्रवाद का भी प्रभाव पड़ा, जिसने इन विरोधों को एक नई दिशा देने की कोशिश की। तो अब हम आते हैं इन लोकप्रिय विरोधों की विशेषताओं पर। सेक्शन 13.4, क्या कोई कॉमन पैटर्न था इनमें? हाँ, कुछ सामान्य विशेषताएं पहचानी जा सकती हैं, हालांकि हर विद्रोह अपने आप में अनोखा था। पहली विशेषता क्या थी? पहली, शुरुआती विरोध अक्सर उन शासकों, जमींदारों या पोलीगरों तक दक्षिण भारत में जिन्हें अंग्रेजों ने उनकी सत्ता से बेदखल कर दिया था, जैसे बनारस के चेत सिंह का विद्रोह या बिशनपुर के राजा का। ये एक तरह से अपनी खोई हुई सत्ता वापस पाने की कोशिशें थीं। लेकिन आम लोगों के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? दूसरी और सबसे अहम विशेषता यही है कि ज्यादातर लोकप्रिय विद्रोहों का मूल कारण आर्थिक शोषण था। बढ़ी हुई भू राजस्व की मांग, नए वन कानून, जमींदारों और साहूकारों का अत्याचार, सन्यासी और फकीर विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, इन सब में ये आर्थिक पहलू बहुत प्रबल था। क्या इन विद्रोहों का लक्ष्य व्यवस्था बदलना था? तीसरी विशेषता, कई विद्रोहों का लक्ष्य पुनर्स्थापनात्मक था, यानी वो अंग्रेजों के आने से पहले की या उनके हिसाब से एक न्यायपूर्ण पुरानी व्यवस्था को वापस लाना चाहते थे। 1857 का विद्रोह या बाद में पाबना बंगाल के किसानों का आंदोलन कुछ हद तक इसी श्रेणी में आते हैं। कर्ज के खिलाफ भी तो विद्रोह हुए। हाँ, चौथी विशेषता, कर्ज का बोझ और साहूकारों का शोषण एक बड़ा मुद्दा था। 1875 का दक्कन विद्रोह, डेक्कन रायट्स, इसका स्पष्ट उदाहरण है, जहां किसानों ने मुख्य रूप से साहूकारों के बही खातों और कर्ज के दस्तावेजों को निशाना बनाया। इन विद्रोहों में हिंसा का स्वरूप कैसा था? पांचवी बात, हिंसा अक्सर होती थी, लेकिन वो ज्यादातर उन लोगों के खिलाफ निर्देशित होती थी जिन्हें विद्रोही अपना उत्पीड़क मानते थे, जैसे जमींदार, साहूकार, पुलिस थाने, सरकारी दफ्तर। आम लोगों को कम निशाना बनाया जाता था। इनका संगठन और नेतृत्व कैसा होता था? छठी विशेषता, संगठन और नेतृत्व।
कई बार विद्रोह अचानक भड़कते थे, लेकिन उनमें संगठन का तत्व भी होता था। नेतृत्व अक्सर करिश्माई होता था, जैसा हमने स्टीवन फुक्स के मिलेनरियनिज्म वाले सिद्धांत में देखा। धर्म और पारंपरिक संस्थाओं ने लोगों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। टीटू मीर का आंदोलन हो या संथाल और मुंडा विद्रोह, इनमें धार्मिक नेताओं और प्रतीकों का इस्तेमाल साफ दिखता है। क्या इन विद्रोह में अलग अलग समुदाय साथ आते थे? सातवीं विशेषता यही है, समर्थन का आधार। कई विद्रोहों में जाति या जनजाति की सीमाएं टूटीं, वर्ग चेतना भी विकसित हुई। जैसे संथाल विद्रोह में गैर आदिवासी गरीब तबकों ने भी साथ दिया। आपसी रिश्तेदारी, गांव के संबंध, ये सब एकजुटता में मदद करते थे। और महिलाओं की क्या भूमिका थी? आठवीं विशेषता, महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अक्सर इतिहास में उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है, पर संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, यहाँ तक कि मोपला विद्रोहों में भी महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई, लड़ाई में हिस्सा लिया और विद्रोहियों का साथ दिया। और आखिरकार क्या ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े? नवी विशेषता, समय के साथ इनका राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव बढ़ा। 20वीं सदी में गांधी जी, किसान सभाओं और कम्युनिस्ट पार्टियों ने किसान और आदिवासी आंदोलनों को संगठित करने और उन्हें राष्ट्रीय धारा से जोड़ने में भूमिका निभाई। हालांकि कई बार स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच तनाव भी पैदा हुआ। ठीक है, तो ये थीं इन विद्रोहों की कुछ आम विशेषताएं। अब कुछ विशिष्ट विद्रोहों का जिक्र करते हैं, उनका विस्तृत विश्लेषण। सबसे पहले 31.5 कोल विद्रोह 1831 से 1832। हाँ, कोल विद्रोह छोटा नागपुर यानी आज के बिहार झारखंड के इलाके में हुआ था। कोल आदिवासी समुदाय नाराज था अंग्रेजों की नई भू राजस्व नीतियों, कर्ज के बोझ और बाहरी लोगों दिकू द्वारा उनके पारंपरिक अधिकारों के हनन से। कोई तात्कालिक कारण भी था? हाँ, एक तात्कालिक कारण था। सिन्हारी मानकी नाम के कोल नेता की जमीन छीनकर बाहरी लोगों को दे देना और कोल महिलाओं का अपमान, ये चिंगारी का काम कर गया। फिर क्या हुआ? तामार इलाके में एक सभा हुई और विद्रोह फैल गया। इसमें मुंडा जनजाति के लोगों ने भी कोलों का साथ दिया। विद्रोहियों ने बाहरी जमींदारों, साहूकारों और अंग्रेजी ठिकानों पर हमले किए। ये विद्रोह आदिवासी चेतना और एकता का एक शुरुआती पर सशक्त प्रदर्शन था। विल्किंसन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने तो राजस्व 35% तक बढ़ा दिया था, जो शोषण का प्रतीक था। दमन तो हुआ ही होगा। हाँ, अंग्रेजों ने इसे बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन इसने भविष्य के आदिवासी आंदोलनों के लिए एक जमीन तैयार की। अगला महत्वपूर्ण विद्रोह है संथाल विद्रोह 1855 31.6। जी, संथाल विद्रोह या संथाल हूल जैसा इसे कहा जाता है, ये भी बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण था। ये आज के झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों बीरभूम, सिंहभूम, बांकुड़ा, हजारीबाग में फैला था। इसके कारण क्या थे? कारण वही थे, जमींदारों का अत्याचार, साहूकारों का शोषण, ब्याज की दरें 50% से 500% तक होती थीं और ब्रिटिश प्रशासन से निराशा। संथाली मानते थे कि उनकी जमीन यानी दामन को पर उनका हक है जिसे बाहरी लोग छीन रहे हैं। इसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व 4 भाइयों ने किया, सिधो, कान्हो, चांद और भैरव। इनमें सिधो और कान्हो ये नाम जरूर याद रखें। सिधो और कान्हो प्रमुख थे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें ठाकुर यानी भगवान से दिव्य संदेश मिला है कि वे अत्याचारियों को खत्म कर दें और अपना राज स्थापित करें। उन्होंने परवाना यानी आदेश जारी किए। ये परवाना क्या था? क्या लिखा था उसमें? ये परवाने हाथ से लिखे जाते थे और गांव-गांव भेजे जाते थे। इनमें लिखा होता था कि ठाकुर जी ने आदेश दिया है कि साहिबों, अंग्रेजों और दिकुओं, बाहरी शोषकों से लड़ना है, उन्हें मार भगाना है और अपना स्वतंत्र राज कायम करना है। इसमें एक धार्मिक और भावनात्मक अपील थी। इस विद्रोह की खास बातें क्या थीं? कई खास बातें थीं। एक, इसमें जबरदस्त वर्ग एकजुटता दिखी। सिर्फ संथाल ही नहीं बल्कि गैर आदिवासी गरीब तबके जैसे डोम, लोहार, ग्वाला भी उनके साथ शामिल हुए। दूसरा, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तीसरा, उन्होंने अंग्रेजों और जमींदारों के धार्मिक अनुष्ठानों या सत्ता के प्रतीकों को भी अपनाया, जैसे पूजा या पालकी का इस्तेमाल, एक तरह से उनकी सत्ता को चुनौती देने के लिए। विद्रोह फैला कैसे?
शुरुआत डकैतियों और हमलों से हुई, जो मुख्य रूप से महाजनों और जमींदारों पर केंद्रित थे। फिर उन्होंने कलकत्ता की ओर मार्च करने का प्रयास किया ताकि अपनी शिकायतें सीधे बड़े अधिकारियों तक पहुंचा सकें। लेकिन रास्ते में ही अंग्रेजी सेना से टकराव हुआ और भीषण लड़ाई हुई। उस समय के कुछ वर्णन भी मिलते हैं। हाँ, दिगंबर चक्रवर्ती और छोटरे दसमंजी जैसे समकालीन लोगों ने इसका आंखों देखा हाल लिखा है, और जो विद्रोह की तीव्रता और संथालों की वीरता को दर्शाते हैं। जी। अंततः अंग्रेजों ने क्रूरतापूर्वक इस विद्रोह का दमन कर दिया। हजारों संथाल मारे गए, सिद्धो और कानो भी पकड़े गए और मारे गए। भले ही विद्रोह दबा दिया गया, पर इसका असर तो हुआ होगा। हाँ, असर हुआ। अंग्रेजों को समझ आया कि संथालों की शिकायतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा। संथाल परगना नाम से एक अलग जिला बनाया गया और कुछ हद तक उनकी पारंपरिक व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश की गई। अब आते हैं एक और बड़े आदिवासी विद्रोह पर, मुंडा विद्रोह 1899-1900, जिसका जिक्र बार बार आता है, सेक्शन 31.7। जी, मुंडा विद्रोह, जिसे बिरसा मुंडा के नेतृत्व के कारण बिरसा उलगुलान भी कहते हैं। उलगुलान, याद रखिए, उलगुलान यानी महान हलचल। इस पर के सुरेश सिंह का काम सबसे प्रामाणिक माना जाता है। ये कहाँ हुआ और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? ये रांची के दक्षिणी इलाके में केंद्रित था। मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी खुंटकट्टी, जिसमें जमीन पर समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था। अंग्रेजी शासन और बाहरी लोगों के आने से ये व्यवस्था टूट रही थी। जमीनें छिन रही थीं, बाहरी जमींदार और ठेकेदार आ गए थे और बेगारी यानी बंधुआ मजदूरी आम हो गई थी। तो विद्रोह से पहले भी कुछ कोशिशें हुई थी? हाँ, मुंडा सरदारों ने पहले याचिकाएं दी, कानूनी लड़ाई लड़ने की कोशिश की, पर उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इसी निराशा के माहौल में बिरसा मुंडा का उदय हुआ। बिरसा मुंडा के बारे में बताइए, उनका उभार कैसे हुआ? बिरसा का जन्म 1874 के आसपास हुआ था। उन्होंने कुछ मिशनरी स्कूलों में शिक्षा पाई, जहां उन्होंने ईसाई धर्म और बाहरी दुनिया के बारे में जाना। उन पर वैष्णव विचारों का भी प्रभाव पड़ा। 1895 में उन्हें एक दिव्य दर्शन होने का दावा किया गया, जिसके बाद उन्होंने खुद को भगवान का दूत घोषित कर दिया। चमत्कारी शक्तियों का भी दावा था। हाँ, कहा जाता था कि उनमें बीमारियां ठीक करने की शक्ति है। वो अंग्रेजों की गोलियों को पानी बना सकते हैं। इससे हजारों मुंडा उनके अनुयायी बन गए। अंग्रेजों ने उन्हें 1895 में गिरफ्तार भी कर लिया, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। जेल से छूटने के बाद उन्होंने उलगुलान की तैयारी की। जी, जेल से छूटकर बिरसा ने गुप्त रूप से अपने अनुयायियों को संगठित करना शुरू किया। जंगलों में रात में सभाएं होती थीं। उन्होंने आह्वान किया कि वे दिक्कुओं और अंग्रेजों को मार भगाएं, लगान देना बंद कर दें और मुंडा राज स्थापित करें। उन्होंने एक नए शुद्ध धर्म की भी स्थापना की। एक स्वर्ण युग का वादा किया गया। विद्रोह कब और कैसे शुरू हुआ? विद्रोह 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शुरू हुआ। बिरसा के अनुयायियों ने तीर कमानों से चर्चों, मिशनरियों और पुलिस थानों पर हमले किए। उनका मकसद अंग्रेजी राज और उसके प्रतीकों को नष्ट करना था। अंग्रेजों की प्रतिक्रिया क्या थी? जनवरी 1900 में रांची के पास डोमबाड़ी पहाड़ी, जिसे सैल रकाब पहाड़ी भी कहा गया है, वहां मुंडाओं और अंग्रेजी सेना के बीच भीषण लड़ाई हुई। मुंडा बहादुरी से लड़े, पर तीर कमान बंदूकों का मुकाबला नहीं कर सके। सैकड़ों मुंडा मारे गए। और बिरसा मुंडा का क्या हुआ? बिरसा भाग निकले, लेकिन कुछ महीने बाद उन्हें पकड़ लिया गया और जेल में ही हैजे से उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा सरकारी तौर पर कहा गया। इस विद्रोह का परिणाम क्या निकला? विद्रोह क्रूरता से दबा दिया गया, लेकिन इसने मुंडाओं की दुर्दशा की ओर सरकार का ध्यान खींचा। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 पारित किया गया, जिसने खुंटकट्टी अधिकारों को कुछ हद तक मान्यता दी और बेगारी पर रोक लगाई। बिरसा मुंडा आज भी आदिवासी अस्मिता और प्रतिरोध के सबसे बड़े प्रतीक है। और हाँ, इस आंदोलन में सहस्राब्दी प्रवृत्तियां बहुत स्पष्ट थीं। बिल्कुल। अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। मोपला विद्रोह 1836-1919, सेक्शन 31.8, ये क्या थे? मोपला या मप्पिल्ला मालाबार के मुस्लिम किसान थे। इनमें ज्यादातर कणमदार या वरुमपट्टनदार थे। जमीन के मालिक, जिन्हें जेनमी कहा जाता था, वो ज्यादातर उच्च जाति के हिंदू, नंबूदिली ब्राह्मण या नायर। तो ये वर्ग संघर्ष था। हाँ, इसमें वर्ग संघर्ष का तत्व बहुत मजबूत था। अंग्रेजों की नीतियों ने जेनमियों के अधिकारों को बहुत बढ़ा दिया था और वो मोपला किसानों का शोषण करते थे,
लगान बढ़ाते थे, बेदखल कर देते थे। विद्रोह का स्वरूप कैसा था? ये लगातार होते रहे? हाँ, 1836 से 1919 के बीच लगभग 28 बार छोटे बड़े विद्रोह हुए। ये ज्यादातर मालाबार के दक्षिणी तालुकों एरनाड और वल्लुवनाड में केंद्रित थे। इनमें भागीदारी बहुत ज्यादा नहीं होती थी, कुछ 100 लोग ही शामिल होते थे। विद्रोह का मुख्य निशाना जैनमी होते थे, जिनकी हत्या कर दी जाती थी। इसमें धर्म की क्या भूमिका थी? मस्जिदों और तंगलों का जिक्र है। धर्म की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और जटिल थी। मस्जिदें अक्सर विद्रोहियों के इकट्ठा होने का केंद्र होती थीं। तंगल्स यानी स्थानीय मुस्लिम धार्मिक नेता, उनका विद्रोहियों पर काफी प्रभाव था। कई बार विद्रोह को एक तरह का धार्मिक युद्ध माना जाता था। शहादत की अवधारणा भी थी कि जैनमी को मारकर शहीद हो जाना एक सम्मान की बात है। कुछ मामलों में विद्रोहियों की पत्नियां भी उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करती थीं। तो क्या ये सिर्फ धार्मिक कट्टरता थी या वर्ग संघर्ष? जहां धर्म ने उत्पीड़ित किसानों को एकजुट करने और लड़ने की प्रेरणा दी, वहीं कुछ इसे धार्मिक कट्टरता से जोड़कर देखते हैं। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच में है। ये विद्रोह दिखाते हैं कि कैसे आर्थिक शोषण और धार्मिक पहचान मिलकर एक विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकते हैं। हालांकि 1921 का मोपला विद्रोह, जो असहयोग आंदोलन के समय हुआ, वो ज्यादा बड़ा और जटिल था। पर इस यूनिट में शायद 1919 तक के विद्रोहों पर फोकस है। अब उत्तर भारत की ओर चलते हैं। पंजाब उपद्रव 1907, पंजाब डिस्टर्बेंसेस ऑफ 1907, सेक्शन 31.9। हाँ, ये एक अलग तरह का आंदोलन था। इसकी पृष्ठभूमि थी पंजाब में नहर उपनिवेशीकरण। सरकार ने पश्चिमी पंजाब में नई नहरें निकालकर जमीनें बसाई थीं, जिन्हें कैनाल कॉलोनीज कहा जाता था। तो समस्या क्या थी? सरकार ने शुरू में किसानों को बसाने के लिए कुछ रियायतें दीं, लेकिन बाद में नौकरशाही का रवैया बहुत सख्त और पितृसत्तात्मक हो गया। जमीन आवंटन के नियम कड़े कर दिए गए और किसानों पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गईं। तात्कालिक कारण क्या थे इस उपद्रव के? विधेयक 1906, जो किसानों के संपत्ति अधिकारों को और सीमित करता था। दूसरा, बारी दोआब नहर के पानी की दरों में भारी वृद्धि। और तीसरा, रावलपिंडी जिले में भू राजस्व में वृद्धि। तो किसानों ने क्या किया? किसानों में भारी गुस्सा था। इस आंदोलन की खास बात थी कि इसमें शहरी और ग्रामीण आबादी दोनों शामिल हुई। हिंदू, मुस्लिम, सिख सबने मिलकर विरोध किया। जमींदार एसोसिएशन जैसी संस्थाएं बनी। इसमें कुछ नेताओं का भी नाम आता है, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय। हाँ, सरदार अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा, और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। जगह जगह बड़ी बड़ी सार्वजनिक सभाएं हुईं, जिनमें सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना की गई। माहौल काफी गर्म हो गया था। इसका नतीजा क्या निकला? आंदोलन काफी जोरदार था। सरकार को झुकना पड़ा। वाइसरॉय ने पंजाब भूमि उपनिवेशीकरण विधेयक को वीटो कर दिया, यानी मंजूरी नहीं दी। पानी की बढ़ी हुई दरें भी वापस ले ली गईं। यह आंदोलन दिखाता है कि कैसे संगठित होकर किसान अपनी मांगें मनवा सकते थे, और इसमें राष्ट्रवाद की शुरुआती झलक भी दिखती है। बिल्कुल। अब बात करते हैं 20वीं सदी के किसान आंदोलनों की। किसान सभाएं और बाबा रामचंद्र, सेक्शन 31.10। हाँ, अब हम उस दौर में आ रहे हैं जब किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन, खासकर कांग्रेस और गांधी जी के प्रभाव में आ रहे थे। डेविड हार्डेमन जैसे इतिहासकारों ने इसे किसान राष्ट्रवाद, पेजेंट नेशनलिज्म कहा है। उत्तर प्रदेश, तत्कालीन संयुक्त प्रांत, किसान सभाओं का एक प्रमुख केंद्र बना। असहयोग आंदोलन में इनकी क्या भूमिका थी? 1920 से 22 के दौरान किसान सभाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने किसानों को आंदोलन से जोड़ा, लगानबंदी और बेदखली के खिलाफ आवाज उठाई। बाबा रामचंद्र का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। ये कौन थे? बाबा रामचंद्र, ये नाम जरूर याद रखें। बाबा रामचंद्र वो मूलतः महाराष्ट्र से थे, पर अवध यूपी में आकर उन्होंने किसानों को संगठित किया। वो एक करिश्माई नेता थे और किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। उनका तरीका क्या था? क्या वो पूरी तरह कांग्रेस के साथ थे? बाबा रामचंद्र ने किसानों की तकलीफों को समझा और उन्हें तालुकदारों, अवध के बड़े जमींदार के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि वो कांग्रेस और गांधी जी का सम्मान करते थे, पर कई बार वो कांग्रेस के नेताओं के तौर तरीकों से सहमत नहीं होते थे और किसानों के मुद्दों पर ज्यादा उग्र रवैया अपनाते थे। उनमें एक तरह की स्वायत्तता थी। क्या किसान विद्रोह भी हुए इस दौरान? हाँ, 1921 के आसपास अवध के कई जिलों, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद में
किसान विद्रोह भड़क उठे। किसानों ने तालुकदारों के घरों, उनकी फसलों और साहूकारों व्यापारियों पर हमले किए। रायबरेली के पास फुर्सतगंज बाजार में लूटपाट की घटना भी हुई। किसानों ने अपनी किसान पंचायतें भी बना ली थीं। इसका विश्लेषण कैसे किया गया है? ये आंदोलन दिखाते हैं कि किसानों में जबरदस्त चेतना और संगठन क्षमता आ गई थी। वो अब सिर्फ याचिकाएं नहीं दे रहे थे, बल्कि सीधी कार्रवाई भी कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व कई बार इस उग्रता को नियंत्रित करने की कोशिश करता था, जो दिखाता है कि जन आंदोलनों पर कांग्रेस का नियंत्रण हमेशा पूर्ण नहीं था। और अब आखिर में सबसे बड़े किसान संघर्षों में से एक तेलंगाना 1946-1951 सेक्शन 31.11। जी, तेलंगाना का किसान विद्रोह स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े और सबसे लंबे समय तक चले किसान गोरिल्ला युद्धों में से एक था। ये आज़ादी के ठीक पहले शुरू हुआ और आज़ादी के बाद तक चला। इसका संदर्भ क्या था? 1930 और 40 के दशक में आंध्र प्रदेश, जो तब हैदराबाद रियासत का हिस्सा था, में किसान सभाओं, कांग्रेस और खासकर कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा था। विद्रोह की पृष्ठभूमि क्या थी? शोषण कैसा था? ये विद्रोह हैदराबाद रियासत के तेलंगाना क्षेत्र में हुआ, जहां की अधिकांश आबादी तेलुगु भाषी थी। यहाँ किसानों का भयानक शोषण होता था। बड़े जमींदार, जिन्हें देशमुख या जागीरदार कहा जाता था, वो किसानों से जबरदस्ती लगान वसूलते थे, उनकी जमीनें छीन लेते थे और वेट्टी यानी बेगार करवाते थे। ऊपर से निजाम का निरंकुश शासन था। इसमें कम्युनिस्टों की क्या भूमिका थी? कम्युनिस्ट पार्टी ने आंध्र महासभा के मंच का इस्तेमाल करके किसानों और खेतीहर मजदूरों को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और धीरे धीरे हथियार बंद संघर्ष की तैयारी भी शुरू कर दी। विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई? विद्रोह की औपचारिक शुरुआत जुलाई 1946 में नलगोंडा जिले के विस्नूर गांव की एक घटना से मानी जाती है, जहां एक देशमुख के गुंडों ने एक स्थानीय कम्युनिस्ट कार्यकर्ता की हत्या कर दी। इसके बाद हिंसा भड़क उठी। ये फैला कैसे और गतिविधियां क्या थीं? विद्रोह तेजी से फैला। कम्युनिस्टों के नेतृत्व में किसानों ने गुरिल्ला दस्ते बनाए। उन्होंने देशमुखों और निजाम के अधिकारियों पर हमले किए, उनकी जमीनें छीनी, कर्ज के दस्तावेज जला दिए, वेठी और बेगार प्रथा खत्म कर दी और हजारों एकड़ जमीन भूमिहीन किसानों और मजदूरों में बांट दी। लगभग 3000 गांवों में समानांतर सरकार जैसी स्थिति बन गई थी। नेतृत्व कौन कर रहा था? पी सुंदरैया जैसे नेता इसके प्रमुख रणनीतिकारों में से थे। फिर इसका दमन कैसे हुआ? 1948 में जब भारतीय सेना ने हैदराबाद रियासत पर कार्रवाई की, ऑपरेशन पोलो, तो निजाम का शासन तो खत्म हो गया, लेकिन भारतीय सेना ने कम्युनिस्ट विद्रोह को भी कुचलने का फैसला किया। सेना की कार्रवाई और कुछ हद तक बेहतर स्थिति वाले किसानों की उदासीनता के कारण विद्रोह कमजोर पड़ने लगा। कम्युनिस्टों को अपना आधार नल्ला मल्ला की पहाड़ियों में स्थानांतरित करना पड़ा, जहां उन्हें चेंचू और कोया आदिवासियों का समर्थन मिला। अंततः 1951 में कम्युनिस्ट पार्टी ने सशस्त्र संघर्ष वापस ले लिया। इसके परिणाम क्या हुए? हालांकि विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हुए। इसने हैदराबाद के निजाम शासन के अंत में भूमिका निभाई। आगे चलकर भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ और सबसे महत्वपूर्ण, इसने जागीरदारी और देशमुख व्यवस्था के उन्मूलन और भूमि सुधारों की जरूरत को रेखांकित किया। इस संघर्ष की तीव्रता और पैमाना अभूतपूर्व था। वाकई ये सारे विद्रोह भारतीय इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण अध्याय हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? सेक्शन 31.12 समरी। हाँ, कुछ मुख्य बिंदु हम दोहरा सकते हैं। पहला, ये आंदोलन मुख्य रूप से शोषित किसानों और आदिवासियों के संघर्ष थे, जो उस समय के जटिल सामाजिक और आर्थिक संबंधों में जकड़े हुए थे। दूसरा, ये शोषण दोहरा था। एक तरफ औपनिवेशिक शासक थे, तो दूसरी तरफ भारतीय समाज के ही अभिजात वर्ग जैसे जमींदार और साहूकार, वो भी शोषण कर रहे थे। तीसरा, बाहरी लोग दिक्कू का आदिवासी इलाकों में प्रवेश और पारंपरिक भूमि व वन अधिकारों पर बढ़ता नियंत्रण विद्रोहों का एक प्रमुख कारण था। चौथा, विरोध के तरीके बहुत विविध थे। कुछ शांतिपूर्ण थे, कुछ पुरानी व्यवस्था को वापस लाना चाहते थे, पुनर्स्थापनात्मक, कुछ हिंसक थे और कुछ समय के साथ ज्यादा संगठित होते गए। पांचवा,
धर्म और स्थानीय सामाजिक संबंध जैसे जाति, जनजाति, रिश्तेदारी, इन्होंने लोगों को एकजुट करने और संघर्ष के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और छठा, समय के साथ विशेषकर 20वीं सदी में वर्ग चेतना का विकास हुआ और इन आंदोलनों पर राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस और कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव बढ़ा। और आखिरी निष्कर्ष, आखिर में ये कह सकते हैं कि भले ही ये विद्रोह अक्सर स्थानीकृत रहे हों और उन्हें क्रूरता से दबा दिया गया हो, लेकिन इन्होंने औपनिवेशिक शासन की नींव को चुनौती दी और भविष्य के सामाजिक और राजनीतिक बदलावों के लिए जमीन तैयार की। बहुत बढ़िया सारांश। अब यूनिट में कुछ शब्दावली ग्लॉसरी भी दी गई है, सेक्शन 31.13। क्या हम कुछ प्रमुख शब्दों को सरल भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। जैसे पहला शब्द है वानी। वानिस। ये आमतौर पर गांव के बनिया या साहूकार के लिए इस्तेमाल होता था। ठीक है। अगला है थेंगल्स। ये मालाबार क्षेत्र में प्रभावशाली मुस्लिम धार्मिक नेताओं या पुजारियों को कहा जाता था, जिनका मोपला किसानों पर असर था। फिर है जन्मी। ये भी मालाबार के ही है। ये वहां के वंशानुगत जमीन मालिक या जमींदार थे, ज्यादातर नंबूदरी ब्राह्मण या नायर। सोशल बैंडिटरी। ये एरिक हॉब्सबॉम का सिद्धांत है। ये सामाजिक विरोध का एक ऐसा रूप है जिसे शासक वर्ग अक्सर अपराध या डकैती कहता है, लेकिन उसमें समाज के गरीब तबके का समर्थन शामिल हो सकता है और वह शोषकों को निशाना बनाते हैं। देशमुख्स। ये दक्कन और खासकर हैदराबाद रियासत में वंशानुगत राजस्व अधिकारी होते थे, जो समय के साथ बहुत शक्तिशाली जमींदार बन गए और किसानों का शोषण करते थे। पुनर्स्थापनात्मक आंदोलन। ये कैथलीन गफ के वर्गीकरण का हिस्सा है। ऐसे आंदोलन जिनका लक्ष्य अंग्रेजों के आने से पहले की या किसी पुरानी मानी जाने वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित करना होता है। और परिवर्तनकारी आंदोलन? ये भी गफ का ही वर्गीकरण है। ऐसे आंदोलन जो मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह बदलकर एक नई सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं। विद्रोह। इसका सीधा सा मतलब है स्थापित सत्ता के खिलाफ सशस्त्र या हिंसक प्रतिरोध या बगावत। और आखिर में सहस्राब्दीवाद, मिलेनियरियनिज्म। ये स्टीफन फुक्स जैसे विद्वानों ने अध्ययन किया है। ये ऐसे आंदोलन होते हैं जिनमें किसी मसीहा या पैगंबर जैसे नेता के नेतृत्व में एक स्वर्ण युग आने की उम्मीद की जाती है, जहां सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अक्सर आदिवासी या उत्पीड़ित समाजों में ऐसे आंदोलन देखे जाते हैं। धन्यवाद। ये शब्दावली समझने से विषय और साफ हो गया। यूनिट के अंत में कुछ अभ्यास प्रश्न एक्सरसाइजेस भी दिए गए हैं। सेक्शन 31.14। हाँ, ये प्रश्न श्रोताओं के लिए अपनी समझ को परखने का अच्छा जरिया है। हम चाहेंगे कि श्रोतागण इन पे विचार करें, जैसे ब्रिटिश नीतियों ने किसानों के अधिकारों को कैसे कमजोर किया, या 19वीं सदी के लोकप्रिय विरोधों की मुख्य विशेषताएं क्या थी, और ये भी कि मोपला और मुंडा विद्रोहों में धर्म की क्या भूमिका थी। रंजीत गुहा और के सुरेश सिंह जैसे इतिहासकारों का इन विद्रोहों के अध्ययन में क्या योगदान है, और तेलंगाना संघर्ष 1946-51 की प्रकृति कैसी थी। इन सवालों पर सोचने से यकीनन इस विषय की और गहरी समझ बनेगी। बिल्कुल। तो ये भी हमारी आज की बहुत ही गहन और विस्तृत चर्चा इग्नो की यूनिट 31 पॉपुलर प्रोटेस्ट्स एंड सोशल स्ट्रक्चर पर। ये विषय काफी बड़ा और जटिल है। हाँ, इसीलिए हम श्रोताओं को इसे दोबारा सुनने के लिए जरूर प्रोत्साहित करेंगे, ताकि सभी महत्वपूर्ण बिंदु, नाम, तारीखें, अवधारणाएं, विद्रोहों के कारण और परिणाम, ये सब अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाए। और यूपीएससी की तैयारी में ये गहरी समझ बहुत काम आएगी। ये सिर्फ फैक्ट्स याद रखने की बात नहीं है, बल्कि विश्लेषण करने, विभिन्न दृष्टिकोणों को जोड़ने और मुख्य परीक्षा में बेहतर संतुलित उत्तर लिखने में भी सक्षम बनाएगी। और सिर्फ परीक्षा ही क्यों, ये आपको भारत के सामाजिक और ऐतिहासिक विकास की जमीनी हकीकतों की एक ऐसी समझ देगी जो एक जागरूक नागरिक के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ने वाली बात। हाँ। सोचिए, जिन संघर्षों और आवाजों की हमने आज बात की, क्या उनकी गूंज आज भी सुनाई देती है? दिलचस्प सवाल है। दल जमीन के अधिकार, सामाजिक न्याय की लड़ाई, क्या ये आज के भारत में चल रहे आंदोलनों को किसी तरह से प्रेरित या प्रभावित करते हैं? यकीनन करते होंगे। वो संघर्ष, वो चेतना, वो विरासत, वो आज भी कहीं ना कहीं जीवित है, नए रूपों में, नई चुनौतियों के साथ। सही कहा। तो इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया तो कृपया हमारे YouTube चैनल
सुन लो यूपीएससी को लाइक करें। इस चर्चा को अपने दोस्तों और साथी उम्मीदवारों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपने विचार और प्रश्न जरूर बताएं। और सबसे महत्वपूर्ण, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे भविष्य के विस्तृत विश्लेषणों से न चूकें। जुड़े रहें, सीखते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।